गुड आफ्टरनून बच्चों। आज हम लोग 3rd चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि मानव में लैंगिक जनन पाया जाता है। मतलब क्या हुआ कि मनुष्य में जनन के लिए 2 विपरीत लिंग के जनकों की आवश्यकता होती है। फिर उसके बाद उन युग्मकों का संलयन या निषेचन होता है और उसके फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, जो बाद में परिवर्धित होकर भ्रूण बनता है और फिर वही भ्रूण जो है वो एक शिशु का रूप ले लेता है। तो पहला पॉइंट इसका ये है। अभी हम लोग पिछले अध्यायों में कई 3 प्रकार के जनन के विषय में पढ़ चुके हैं: कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? लैंगिक जनन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट है कि मानव एक सजीव प्रजक या जरायुज प्राणी है। इसका मतलब क्या हुआ? सजीव प्रजक का मतलब क्या हुआ कि जो अपने ही समान जीव को जन्म दे। ठीक है, जैसे कुछ जीव होते हैं अंड प्रजक होते हैं जो अंडे देते हैं, उसके बाद उससे कुछ समय के बाद शिशु उससे निकलता है। तो मनुष्य में क्या है? मानव में वो सजीव प्रजक होता है, मतलब कि सीधे ही अपने ही समान विकसित शिशु को जन्म देता है। इसे हम जरायुज भी कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम जरायुज भी कहते हैं। अब मानव जनन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पॉइंट्स या क्या क्या चरणों के विषय में अध्ययन करेंगे, ये आपको यहाँ पर मैंने बनाकर दिखाया हुआ है। पहला पॉइंट पहले तो हम लोग पढ़ेंगे कि मानव जनन के अंगों के विषय में पढ़ेंगे। जो नर जनन तंत्र हैं उसके विषय में पढ़ेंगे और मादा जनन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे कि कौन कौन से अंग जो हैं वो जनन क्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या क्या प्रक्रियाएं आएंगी वो यहाँ पर मैंने चरणबद्ध तरीके से आपको दिखाया हुआ है। तो जो हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे वो होगा युग्मक जनन। जैसे कि आप लोगों ने पौधों में पढ़ा था, युग्मक जनन 2 तरह का था, लघु बीजाणु जनन और गुरु बीजाणु जनन। तो यहाँ पर हम जिसमें से लघु क्या था? नर का था और गुरु बीजाणु मादा जनन से संबंधित था। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे? उसी प्रकार से है नर और मादा। ठीक है, नर में युग्मक जनन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? शुक्राणु। और मादा में युग्मक जनन के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? अंड। अब शुक्राणु का अंड तक पहुंचना क्या कहलाता है? स्थानांतरण। ठीक, फिर उसके बाद क्या होता है? जब शुक्राणु और अंडाणु, मेल और फीमेल, इनका निषेचन होता है तो उसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? युग्मनज। अब उस युग्मनज के बाद क्या होता है? चौथा स्टेप क्या होगा? भ्रूण का विकास। भ्रूण का विकास, इसको हम पढ़ेंगे ब्लास्टोसिस प्रक्रिया के अंतर्गत। फिर भ्रूण के विकास के बाद क्या होता है? अब वही भ्रूण जो है वो स्त्री के गर्भाशय में किस प्रकार से स्थापित होता है, उस प्रक्रिया का हम क्या नाम देते हैं? अंतररोपण या इंग्लिश में इम्प्लांटेशन। उसके बाद क्या होता है? गर्भाशय की दीवार में जब वो स्थापित हो जाता है तो उसके बाद होता है उसका परिवर्धन, यानी कि भ्रूण अब धीरे धीरे विकास करने लगता है, बड़ा होने लगता है। और उस पूरे टाइम पीरियड को जिसके अंतर्गत वो छोटे से बड़ा होने लगता है, उसमें सभी प्रकार के अंगों का धीरे धीरे एक समय से निश्चित समय में उसका विकास होता है। उस प्रक्रिया को या उस अवधि को हम क्या कहते हैं? गर्भावधि या इंग्लिश में जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जैसे मनुष्य में जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 9 माह का होता है, या इसको हम 36 से 37 सप्ताह भी कह सकते हैं। इसके बाद क्या होगा? जब गर्भावधि पूर्ण हो जाती है तो फिर शिशु का जन्म होता है।
ठीक है, जिसे हम प्रसव नाम देते हैं, इंग्लिश में हम पार्ट्यूरेशन कहते हैं। तो ये हम सारे पॉइंट्स लेकर चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ेंगे कि मानव के जो जनन तंत्र हैं, जनन अंग हैं, वो दो अलग अलग प्राणी होते हैं, विपरीत लिंग के, नर और मादा। तो पहले हम लोग नर के जनन तंत्र के विषय में पढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं पहले नर जनन तंत्र पे। अब बच्चों यहाँ पर हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा प्राथमिक जनन अंग, और दूसरा हमारा होगा द्वितीयक सहायक जनन अंग। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। प्राथमिक जनन अंग हम नर में कौन सा होता है, वृषण, जिसको इंग्लिश में हम टेस्टिस कहते हैं। ठीक है, अब जो द्वितीयक सहायक अंग हैं उसमें हमारे 2 तरह के अंग आएंगे। एक होगा सहायक नलिकाएं और दूसरा है सहायक ग्रंथियां, माने कि एक्सेसरी ट्यूब्यूल्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स। ठीक है, अब तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं हमारा जो प्राथमिक जनन अंग है, यानी वृषण के विषय में पढ़ लेते हैं। अब बच्चों वृषण यहाँ पर मैंने आपको एक डायग्राम की सहायता से दिखाया है। इसके अलावा मैं आपको एक डायग्राम भी दूंगी जिसमें आपको सारे जनन तंत्र के सारे अंग जो हैं वो एक साथ आपको किस तरह से वो व्यवस्थित होते हैं वो आप उससे समझ पाएंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि वृषण किस तरह का होता है। वृषण जो है वो मनुष्य में, नर में एक जोड़ी पाया जाता है, मीन्स 2 वृषण होते हैं, और इसकी लंबाई 4.5 सेंटीमीटर होती है और इसका रंग गुलाबी होता है। फिर इसमें जो है वृषण जो है वो वृषण कोश के अंदर स्थित होता है। ठीक है, यानी वृषण कोश को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्रोटल सैक। और ये वृषण कोश के अंदर स्थित होता है, लेकिन उदर गुहा से बाहर होता है, मतलब शरीर से बाहर की तरफ ये स्थित होता है। अच्छा बच्चों, ये बाहर की तरफ स्थित होने का इसका कारण क्या है। इसका बाहर स्थित होने का कारण ये है कि बॉडी टेम्परेचर जो हमारा होता है वो कितना होता है, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। एक नॉर्मल स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस के लगभग होता है। तो वो तापमान जो होता है वो शुक्राणु के बनने के लिए या उसके सक्रिय रहने के लिए बहुत अधिक होता है। तो उस तापमान से कम, यानी कि बाहर की तरफ जब वो होगा तो तापमान 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, ये मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखने के लिए वो शरीर के बाहर पाया जाता है। किस में पाया जाता है, वृषण कोश में, स्क्रोटल सैक में। ठीक है, ये शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है। तो अब बच्चों यहाँ पर ये डायग्राम बना हुआ है, ये आपको बाहर की तरफ जो संरचना दिख रही है ये वृषण कोश है, और इसके अंदर आपको ये जो 2 दिख रहे हैं वो एक जोड़ी वृषण है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं इसके अंदर की संरचना में क्या क्या पाया जाता है। तो पहला पॉइंट है इसमें कि प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष होते हैं, मतलब एक वृषण के अंदर 250 छोटे छोटे खाने जैसी संरचना होती है, और उसको हम क्या नाम देते हैं, वृषण पालिका, या इंग्लिश में हम कहते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। दूसरा, अब ये तो हो गया कि एक वृषण के अंदर 250 कक्ष होंगे, जिनको हम हर एक कक्ष का क्या नाम देंगे, वृषण पालिका। अब यही वृषण पालिका, हर एक वृषण पालिका के अंदर लगभग 1 से 3 कुंडलित नली के समान संरचनाएं होती हैं, जिनको हम शुक्रजनक नलिका कहते हैं। ये शुक्रजनक नलिकाएं कितनी होती हैं, 1 से 3 तक हो सकती हैं, और ये बहुत ही अधिक कुंडलित होती हैं। फिर इनको हम, और ये क्या कार्य करती हैं, शुक्राणु का निर्माण करती हैं। कौन करता है, शुक्रजनक नलिका। ठीक है, अब
ये मैंने यहाँ पर डायग्राम से आपको समझाया हुआ है। ये जो आपको दिख रहा है बाहरी स्ट्रक्चर जो है जिसके अंदर ये सब छोटे छोटे स्थित हैं, वो बाहरी स्ट्रक्चर एक वृषण है, ठीक है। ये और उसके अंदर आपको ये 3 संरचनाएं जो दिख रही हैं वो क्या हैं? वृषण पालिका। अब इस वृषण पालिका के अंदर आपको क्या दिख रहा है? ये जो बच्चों आपको डॉट जैसी संरचनाएं दिख रही हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। ये इसमें जो डॉट जैसी संरचना दिख रही है, ये छोटी छोटी आपको जो डॉट है वो क्या है इसकी? उनको हम कहते हैं अंतराली कोशिकाएं, यानी कि जो बीच बीच में भरी हुई होती हैं। और ये जो आपको ऐसे ये इस तरह से स्पाइरल करके इस तरह से संरचना दिख रही है, ये क्या चीज़ है? यही इसकी शुक्र नलिका कहलाती है, ठीक है। शुक्र नलिका कहलाती है। और ये कितनी होती हैं? लगभग 1 या 1, 2, 3 इस तरह से। ये मैंने यहाँ पे ये जो दिखा हुआ है शुक्र नलिका, ये जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं, ठीक है। और इनका कार्य क्या है? शुक्राणु का निर्माण।